बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन यूनिट 3 फोर्स एंड मोशन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ यू आर राइडिंग ऑन अ ट्रेन दैट स्पीड फास्ट another train moving in the same direction on an adjacent track, it appears that other train is moving backward. Why? अब इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, इसमें जो मेन पॉइंट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये है कि both the train are in a relative motion. फॉर एग्जाम्पल, दो ट्रेन हैं वो रिलेटिव मोशन से जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन देयर इज एब्सोल्यूट मोशन। अब मिसाल के तौर पर एक बॉडी है वो बस में है, तो अगर वो रेस्ट में भी है और हम उसको देखें तो हमें मोशन में नज़र आएगा। अगर एक बॉडी नीचे रेस्ट में है और बस से उसे हमें देखें तो वो हमको मोशन में नज़र आएगा। हालांकि दोनों अपनी जगह पे रेस्ट और मोशन में हैं। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि दो ट्रेन हैं वो जा रहे हैं पहले फॉर एग्जांपल सेम स्पीड से। अब इन दोनों की जो फ्रेम है वो रेस्ट में है, तो यहाँ पे जो लोग इसमें हैं वो एक दूसरे को रेस्ट में नज़र आएंगे। हालांकि थर्ड ऑब्जर्वर से जो इन दोनों ट्रेन को देख रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी मोशन में होंगे। अब अगर एक ट्रेन दूसरे के लिहाज से फास्ट जा रहा है तो जो पहले वाला था जिसकी स्पीड कम है पहले से, तो वो उसको इस तरह नज़र आ रहा है कि ये हमने बैकवर्ड छोड़ा है। तो यहाँ पे इसमें जो फिनोमेना है वो है रिलेटिव मोशंस का। इसके बाद है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर है यस। अब इसकी बात ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी को हमने ऊपर फेंका विद द वेलोसिटी प्लस v। अब ये एक जब पॉइंट पे जाएगा तो वही पॉइंट से वो बॉडी जब वो नीचे आएगा अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी -v। तो यहाँ पे वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शंस को चेंज किया लेकिन उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वही होगी, लेकिन बॉडी की जो एक्सेलरेशन यहाँ पे है वो है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 में ये बात बताई गई है कि व्हेन यू स्टैंड स्टिल ऑन द ग्राउंड, मिसाल के तौर पे हम ज़मीन पे खड़ा हूँ, हाउ लार्ज फोर्स डज द ग्राउंड एक्सर्ट ऑन यू, तो हम पे कितना फोर्स लगाई है। अब क्वेश्चन ये है कि ज़मीन जो हम पे फोर्स लगाई है ये हमको ऊपर हवा में क्यों नहीं उड़ाती। अब इसकी वजह यही है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे इसमें जो फिनोमेना इन्वॉल्व है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन इज रिएक्शन, दिस एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब मिसाल के तौर पे हम ज़मीन पे जा रहे हैं तो ज़मीन पे हम एक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो वेट है W वो डाउनवर्ड की तरफ होगा। अब ज़मीन भी हम पे एक फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में और वो होगी ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स। सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कह रहा है कि द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन तो बराबर है लेकिन ये एक दूसरे के असर को बैलेंस नहीं करेगा क्योंकि दोनों बॉडी क्या है, डिफरेंट है। तो इसी वजह से हम जो ज़मीन फोर्स लगा रही है इस फोर्स की वजह से हम ऊपर नहीं उठते हवा में, क्योंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन बराबर है बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 भी जर्नल है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है
कि 4 नंबर क्वेश्चन कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और इसके हाथ में क्या है, बॉल है, 2 बॉल है। अब एक बॉल को वो ऊपर फेंकता है से, ये ए है, और दूसरी बॉल को वो नीचे फेंकता है, चलो ए बॉल बी है। दोनों बॉल की जो वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये दोनों बॉल नीचे ज़मीन को टच करेंगी तो दोनों की स्पीड सेम होंगी, लेकिन दोनों के लिए टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। वजह क्या है, देखिए चीज़, जब ये एक बॉल को ऊपर फेंकता है तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो नीचे फेंकेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाके ज़मीन को क्या करेगा, टच करेगा। तो इसके लिए जो टाइम है t1 वो डिफरेंट होगा, लेकिन इन्होंने जो बॉल ऊपर फेंका है 3 मीटर पर सेकेंड से, जब ये ऊपर जाके वापस जब वो पहली हालत पे आ जाएगी जहाँ से उन्होंने उसको फेंका है, तो यहाँ पे फिर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो नीचे आएगा तो इसकी स्पीड वही होगी, लेकिन इसके लिए टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन द फॉलो थ्रू। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 को हमने डिस्कस करना है। द क्रिकेट कोच एक्सप्लेन दैट द फॉलो थ्रू विद अ शॉट विल मेक द बॉल ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस एक्सप्लेन। अब देखिए क्रिकेट कोच बैट्समैन को कहता है कि आप फॉलो थ्रू का टेक्निक यूज करें ताकि आपका बॉल जो है वो ग्रेटर डिस्टेंस कवर करे। तो इसमें फॉलो थ्रू का मतलब क्या है, फॉलो थ्रू का मतलब है टू स्विंग, टू व्हाट, टू स्विंग द बैट। अब यहाँ पे ये टू स्विंग द बैट, ये फिनोमेना जो है ये डिपेंड करता है इम्पल्स पे। इम्पल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और ये बराबर होता है एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे जो कोच है वो बैट्समैन को कहते हैं कि आप फॉलो थ्रू का टेक्निक यूज करें। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बैट पे बॉल को मारोगे तो बैट को आप थोड़ा सा स्विंग करें। अब इसका मतलब यही है कि स्विंग को, बैट को स्विंग करने का मतलब आपने टाइम को बढ़ाया। तो जब टाइम बढ़ गया तो उस बॉल पे एक बहुत बड़ा फोर्स लगेगा जिसकी वजह से बॉल जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो फिनोमेना इन्वॉल्व है वो है इम्पल्स। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 है नंबर 6 कि व्हेन यू रिलीज an unplated but untied balloon। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में हमने हवा भरी है, ठीक है। तो शुरू में तो इसकी इनिशियल मोमेंटम जब वो क्या है, जब वो अनटाइड है तो उसमें क्या है, जब हमने उसमें हवा भरी है तो इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या है, वो 0 है। लेकिन जब हम उसको अनटाइड करते हैं तो इससे हवा निकलेगा और गुब्बारा जो है वो रूम के अक्रॉस क्या करे, उड़ जाएगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पे जो इसमें फिनोमेना इन्वॉल्व है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो यहां से हमसे जो हवा निकलती है वो एक क्रॉस एक चक्कर लगाएगा, तो वो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल करने की कोशिश करता है। इसके बाद है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न कार आर नॉट रिजिड
but are designed to have crumple zone. crumple zone का मतलब है irregular pore. अब जो नए डिजाइन की मोटर आए हैं वो सख्त नहीं होते, लेकिन इसमें एक टेक्निक यूज किया है, इसको हम कहते हैं क्रम्पल जोन। अब इस टेक्निक का इस न्यू डिजाइन कार में फायदा क्या है? अब इसमें फायदा ये है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मोटर है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मोटर है, यहाँ पे ये इसके देखिए यहाँ पे उन्होंने लगाया होता है क्रम्पल जोन। अब यहाँ पे जो पैसेंजर या ड्राइवर इसमें बैठा है, तो जब ये कार किसी फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट इसका हो जाए या किसी ट्री के साथ ये कोलैप्स हो जाए, तो कोलैप्स होने में यहाँ पे इसके लिए जो टाइम है वो बढ़ जाता है, और इनसाइड इसके जितने भी लोग हैं उसको कोई शॉक नहीं होता। इसकी वजह यही है कि इसमें भी इन्वॉल्व होता है कौन सी फिनोमेना? इम्पल्स। अब हम जानते हैं कि इम्पल्स बराबर है एवरेज फोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो इसके लिए टाइम बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में यहाँ पे बहुत कम फोर्स अप्लाई होती है और अब ये एक बहुत बड़े हादसे से बच जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें भी यही इम्पल्स का फिनोमेना है कि when we can hit a long sixer in a cricket match rather than if we toss a ball for ourselves। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉल है, अगर उस पर टॉस लगा के ऊपर फेंकते हैं तो वो जल्दी हमारे हाथ में आ जाता है। इसकी वजह यही है कि उसके लिए जो टाइम है वो शॉर्ट होता है और उस पे जो फोर्स है वो भी कम होगा, तो इम्पल्स कम लगेगा। लेकिन जब हम किसी बॉल को सिक्स लगाने के लिए उस पे बैट से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम बैट को थोड़ा सा स्विंग करते हैं ताकि वो लार्जर डिस्टेंस कवर करे। तो यहाँ पे भी हमने टाइम को बढ़ाया तो एक बहुत बड़ी फोर्स उस पे लगा और बॉल बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे इसमें भी जो फिनोमेना इन्वॉल्व है वो भी क्या है? इम्पल्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। अभी 4 शॉर्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन पे है और अक्सर ये पेपर में आते हैं, तो इस पे आप लोगों ने मेहनत करनी है इम्तिहान के लिए। देखिए बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये है कि एन एरोप्लेन व्हाइल ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली ड्रॉप अ बम व्हेन इट वाज एग्जैक्टली अबव द टारगेट, द बम मिस द टारगेट, एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पे बच्चे, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक एरोप्लेन देखिए ग्राउंड से हाइट h अबव पे है, बिल्कुल यहाँ पे एरोप्लेन के बिल्कुल नीचे एक टारगेट है T, और इस एरोप्लेन ने इस टारगेट को क्या करना है? हिट करना है। तो वो जब एरोप्लेन से ये बम को फेंकेगा तो वो इस टारगेट को मिस करेगा। तो इसकी वजह यही है, इसकी वजह क्या है? तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, तो ये एक बम इन्होंने फेंका, तो होना तो चाहिए कि इसको वो टच करे, हिट करे, लेकिन उन्होंने इसको मिस किया। तो इसमें जो मेन वजह है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। द बम अडॉप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दे मिस द टारगेट। तो जब ये बम यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहाँ पे जो ये बम आएगा तो इसकी जो टाइम होगी वो क्या होगी? अब माइंड में रख के जो एरोप्लेन की स्पीड होगी वही बॉल की भी स्पीड होगी, लेकिन यहाँ पे जब वो बॉल को फेंकेगा तो वर्टिकल जो इसकी वेलोसिटी है अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस वो है 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें रीजन यही है कि द बम अडॉप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन, देयरफॉर दे मिस द टारगेट। अब टू फाइंड a horizontal distance of the bomber we represented with Sx. So using formula
इसके लिए हमने फार्मूला यूज़ करना है और वो फार्मूला है कि v इज इक्वल टू एस बाई टी। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस करें तो एस एक्स हमारे पास आ जाएगा वी टी से, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब जब यहाँ पे बम जमीन को टच करेगा तो वो कितना टाइम लेगा, सो टू फाइंड टी यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल along water along y axis, और वो हमारे पास है y इज इक्वल टू वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एरोप्लेन का जो हाइट है अबव द ग्राउंड वो है -h, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, -1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे 2h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे जो t की वैल्यू आ जाएगा दैट इज हाउ मच, दैट इज 2h डिवाइड बाई g अंडर द स्क्वायर रूट से, दैट इज माय इक्वेशन नंबर a। अब इक्वेशन नंबर a को 1 में पुट करें, सो पुट इक्वेशन नंबर a एन 1, तो देखिए एस एक्स हमारे पास आ जाएगा v और t की वैल्यू है 2h डिवाइड बाई g से, that is my equation number 2. So with the help of equation number 2 we find the horizontal distance of the bumper. इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी इम्तिहान के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, फाइंड एंगल ऑफ इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ समेट इज इक्वल टू 1/4 टाइम काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस। यहाँ पे ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, ये है वाई एक्सिस। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी है वी आई और टाइम टी के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो है फाइनल वी एफ। यहाँ पे एंगल पाई बनता है तो यहाँ पे बनता है एंगल थीटा। अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा वी एफ एक्स और ये होगा वी एफ वाई। यहाँ पे ओ से लेकर ए तक इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ समेट और ये है टाइम ऑफ प्रोजेक्शंस। तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि इफ kinetic energy at point of summit is equal to 1/4 time kinetic energy at point of projection, तो बताइए कि यहाँ पे कितना एंगल बनेगा। अब kinetic energy at point of summit पे जो होगी वो हमारे पास होगी हाफ m v एफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 1/4, और काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है 1/2 mvi स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/2 कैंसल, mm कैंसल, तो वी एफ एक्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्सिस हम जानते हैं कि वी एफ एक्स हमारे पास बराबर होता है वी आई एक्स और वी आई एक्स होता है वी आई कॉस थीटा। तो यहाँ पे वी एफ एक्स की जगह हम वी आई एक्स और फिर वी आई की जगह पुट कर सकते हैं वी आई कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमारे पास आ जाएगा 1/4 वी आई स्क्वायर। अब यहाँ से वी आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1/4 वी आई स्क्वायर कैंसल, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गया 1/4। अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले ले बोथ साइड तो cos थीटा आ जाएगा 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो शिफ्ट cos 0.5 हमारे पास होता है हाउ मच 60 डिग्री। इसके बाद बच्चे हमने डिस्कस करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी इम्तिहान के लिहाज से बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि देखिए दो शॉर्ट क्वेश्चन है
और दोनों को डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द हाइट डिस्कस। देखिए ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, तो ये इसका हाइट है और ये क्या है, ये इसका रेंज है। तो यहाँ पे अगर रेंज बराबर है 4 टाइम ऑफ द हाइट के और वो इससे एक्सीड नहीं करता, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो मस्ट 45 डिग्री होगा, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि रेंज इज मैक्सिमम रेंज इज द रेंज इज मैक्सिमम इफ द एंगल इज हाउ मच 45 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन में यहाँ पे है कि रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ द हाइट। अब हम जानते हैं कि रेंज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, दैट इज 4। और हाइट के लिए फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अब वी आई स्क्वायर कैंसल, जी कैंसल, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में बराबर होता है 2 साइन थीटा cos थीटा 2, that is sin theta sin theta, sin कैंसल, 2 2 कैंसल, तो cos थीटा हमारे पास बराबर आ गया sin थीटा। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें बोथ साइड cos थीटा पे, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब sin बाय cos बराबर है tangent theta and that is 1, so theta is equal to tangent inverse 1, so shift tangent 1 45 डिग्री होता है। तो बिल्कुल ये हमने प्रूव किया कि अगर एंगल 45 डिग्री है तो रेंज हमेशा के लिए 4 टाइम ऑफ द हाइट के बराबर होता है और वो इससे एक्सीड नहीं करेगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, वो भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसमें ये बताया है कि ये हमारे पास बच्चे एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब यहाँ से अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, हाइट है और ये हमारे पास क्या है, रेंज है। तो बताइए कि अगर रेंज और हाइट आपस में बराबर है तो यहाँ पे एंगल कितना होगा। तो कंडीशन है कि रेंज इज इक्वल टू द हाइट, देन प्रूव व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। अब वही रेंज के लिए फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। हाइट के लिए वही है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। नाउ वी आई स्क्वायर कैंसल, जी कैंसल, तो साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन थीटा cos थीटा है, तो दैट इज 1/2 साइन थीटा साइन थीटा। अब साइन कैंसल, यहाँ पे अगर हम क्रॉस ज़रब करें तो 2 ज़रा आ जाएगा 4 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, डिवाइड बोथ साइड बाय cos थीटा कैंसल, साइन बाय cos होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4। अब अगर हम लगा ले शिफ्ट टेंजेंट 4 तो ये आएगा 76 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेंज और हाइट आपस में बराबर है तो इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो है 76 डिग्री। तो इसके बाद स्टूडेंट हम इस चैप्टर में इसके डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इसके साथ फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।